नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 18 फरवरी से बजट सत्र आहूत करने की मंजूरी दी है और देहरादून विधानसभा में सत्र सुबह 11 बजे शुरू होगा। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इससे माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार 19 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025 और 26 का बजट पेश कर सकती है। इसके लिए शासन स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। बजट सत्र 18 से 24 फरवरी के बीच संचालित होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र 18 फरवरी से आहूत होगा, जिसके लिए सभी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि यह बजट सत्र गैरसैंण में कराने की भावना व्यक्त की गई थी, लेकिन वहां विधानसभा भवन में काम चल रहा है, जिस कारण गैरसैंण में बजट सत्र आहूत नहीं किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार का विधानसभा का बजट सत्र खास रहने वाला है। हर वर्ग के लोगों की सरकार कुछ न कुछ विशेष लेकर आने वाली है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर से तकरीबन 200 बुद्धिजीवी, व्यापारी, शिक्षा शास्त्री और किसानों से बजट के लिए राय ली गई है, जिनके सुझाव बजट में शामिल किए गए हैं ताकि जन भावनाओं के अनुरूप बजट किया जा सके। इसके साथ ही बजट सत्र इसलिए भी खास रहेगा क्योंकि देहरादून विधानसभा भवन को पूरी तरह से हाईटेक किया गया है। पहली बार देहरादून में सत्र पेपरलेस होगा। सभी विधायकों की टेबल पर टैब लगाए गए हैं, जहां पर विधानसभा बजट से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। इससे पहले विधायकों को पेपर के माध्यम से प्रश्न और उनके जवाब दिए जाते थे, लेकिन इस बार विधानसभा का बजट सत्र पूरी तरह से पेपरलेस होगा। तो जरा आपको बताएंगे कि आखिर बजट में इस बार क्या खास होगा। देहरादून विधानसभा भवन को हाईटेक किया गया है और टेक्नोलॉजी दिखेगी और पेपरलेस होगा इस बार का विधानसभा का बजट सत्र, यानी कोई पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा, टैब का इस्तेमाल होगा। और पहले पेपर के माध्यम से प्रश्न और उनके जवाब दिए जाते थे, लेकिन अब डिजिटल होगा। देहरादून विधान भवन में विधायकों के लिए टैब लगाए गए हैं, यानी हर टेबल पर टैब दिखेगा। विधानसभा में 70 विधायकों के लिए 70 टैब लगाए गए हैं ताकि हर विधायक के सामने ये सुविधा हो। विधानसभा बजट से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी, ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने विधानसभा का निरीक्षण भी किया है, क्योंकि इस बार बजट सत्र जो है वो पेपरलेस होगा। पूरी तरह से 200 बुद्धिजीवी, व्यापारी, शिक्षा शास्त्री और किसानों से इस बजट को लेकर राय ली गई है, यानी बजट को कैसे बनाया जाए, बजट का प्रारूप क्या होगा और बजट में क्या खास चीजें रखी जाएंगी। सभी 200 लोगों के सुझाव बजट में शामिल किए गए हैं ताकि कोई भी ना छूटे। हर वर्ग के लोगों के लिए सरकार कुछ न कुछ विशेष लेकर आने वाली है। ये अभी तक कहा जा रहा है कि इस बार का बजट कुछ न कुछ खास लेकर जो है वो सरकार आने वाली है। प्रदेश के ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय की ब्रांडिंग इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दी गई थी। देश की नहीं विदेशों में भी इसके उत्पादों की मांग हो रही है। उत्पादन तथा इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सहकारिता, ग्राम्य विकास तथा कृषि विभाग की सम्मिलित बैठक हुई, जिसमें शीघ्र ही राज्य के प्रमुख स्थानों तथा पर्यटक स्थलों जहां पर्यटक ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं वहां हाउस ऑफ हिमालय के स्टोर रूम खोले जाएंगे। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार तथा उधम सिंह नगर में अमृत सरोवर योजना के तहत बन रहे सरोवरों में मखाना की खेती को बढ़ावा देने तथा सिंघाड़ा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि आगामी बजट में सिंघाड़े तथा मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने प्रदेश में फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है। कहा है कि प्रदेश के 93 ऑर्चर्ड गार्डन में भी फूलों की खेती की जाए। कृषि मंत्री ने कहा कि विदेशों में हॉर्टी टूरिज्म बहुत ज्यादा प्रचलित है, इसी तरह उत्तराखंड राज्य में भी हॉर्टी टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है। मंत्री ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालय को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में जनपदवार प्लानिंग की जाए तथा हाउस ऑफ हिमालयन की बेहतर ब्रांडिंग की जाए। हमारा ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय, जिसके ब्रांड एम्बेसडर मोदी जी मैं कहूंगा कि उन्होंने उसका ब्रांडिंग इन्वेस्टर समिट में की थी और आज उसकी इतनी डिमांड हो रही है। यही नहीं, विदेश में भी लोग उसकी फ्रेंचाइजी मांग रहे हैं। उसका उत्पाद कैसे बढ़े और उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन रहे और उसकी मार्केटिंग को लेकर हमने कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि ग्राम विकास के हिमालय जो है उसके
उसमें आता है। एक हमने वृहद बैठक इसमें की है और जिसमें हमने फैसला लिया है कि हम शीघ्र ही प्रमुख स्थानों पर जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे नैनीताल है, मसूरी है, अल्मोड़ा है, जहाँ पर टूरिस्ट भारी संख्या में आता है, और देहरादून में, हल्द्वानी में, उनको जगह पर इनके हाउस ऑफ हिमालय के स्टोर रूम खोलेंगे। और दूसरा, जैसे हमारी हरिद्वार और उधमसिंह नगर की बेल्ट है, अभी आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने मखाना बोर्ड बनाया, जो कि बिहार में उसकी बहुत लोग है और उसकी दाम भी अच्छे मिलते हैं। अभी हमने अमृत सरोवर जो हमारी योजना थी, उसके तहत जगह जगह हमने तालाब बनाए हैं। हमने कहा कि इन 2 जिलों में सिंघाड़े की और मखाने की खेती की जाए। उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाने के लिए हमने अधिकारी को निश्चित किया है। और दूसरा, हमने कहा है कि फूल उगाना बहुत आसान है। मैंने कहा हमारी जितनी हमारे करीब 93 हमारे अपने ऑर्चर्ड हैं, जहां पर हम फूलों की खेती कर सकते हैं। और इस प्रकार विदेशों में हॉर्टी टूरिज्म होता है और लोग वहां पर आते हैं, 2 दिन रहते हैं। और क्योंकि हमारे जितने भी ऑर्चर्ड हैं मोस्टली हिल पर हैं, तो हॉर्टी टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस विषय पर हमने बातचीत की है। और आने वाले बजट में हम मखाने और सिंघाड़े के लिए व्यवस्था करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से हमारे सारे विभाग मिलकर काम कर रहे हैं, हमने पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार 10,000 टन मड़वा दालें खरीदा है। और लगातार हमारा जो गोदा और मड़वा और झिंगुरा है, मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने जब टेस्टिंग की तो उसकी क्वालिटी सबसे बेहतर पाई गई है। तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए है। और जितनी भी हमारी सरकारी बंजर जमीनें हैं, हमने कहा कि वहाँ पर जितने हमारे हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, उसके डाटा इकट्ठा करें और वहाँ पर इस के उत्पाद को बढ़ावा दें। इन विषयों पर बातचीत हुई है और शीघ्र इसकी मैं एक समीक्षा बैठक के के बाद करूँगा, तो उसमें कुछ न कुछ इसके जो सार्थक। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मलिन बस्तियों पर बुलडोजर चलाने का आदेश एनजीटी द्वारा जारी किए गए हैं, जिसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इसको लेकर देहरादून की धर्मपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है और इस पर उम्मीद है रोक लग जाएगी। अभी फ्लड जोन तय हो रहा है, इसके बाद जो क्षेत्र बचेगा उस पर भी बस्तियों को बसाया जाएगा। फिलहाल इस पर रोक के लिए इस राज्य सरकार पूरा प्रयास करेगी। जिन लोगों को पानी और बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, अब बोर्ड का गठन हो रहा है और जल्द ही उस पर भी बोर्ड निर्णय लेगा और लोगों को बिजली और पानी का कनेक्शन देने का काम करेगा। इस पूरे विषय पर स्टे लेने का हमारा प्रयास है। हम लोग वहाँ प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये भी है क्योंकि एनजीटी इसलिए बीच में आई है क्योंकि नदी श्रेणी भूमि है जिन पर ये बस्तियाँ बसी हुई है। तो अभी इसका फ्लड जोनिंग तय हो रहा है। फ्लड जोनिंग एक बार तय हो जाएगा तो उसके बाद जब फ्लड जोन फिक्स हो जाएगा तो कहीं ना कहीं एनजीटी के परिधि से बाहर भी आ जाएगा और बाकी जो बची हुई भूमि है उसको हम श्रेणी परिवर्तन करके उन बस्तियों को बचा सकते हैं। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं। तो जब तक ये प्रोसेस पूरा होता है तब तक एनजीटी की कार्रवाई रोकने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है। मुझे लगता है कि उसमें स्टे हो जाएगा तो लोगों को राहत मिलेगा। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि सबके बंद कर दिए गए हैं। उसमें ये हुआ था, नगर निगम से एक आदेश जारी हुआ था कि जो नए निर्माण हो रहे हैं उन पर जो है नए कनेक्शन न दिए जाए। अब उसमें दिक्कत ये आ गई, जो पुराने निर्माण हैं उसमें अगर किसी ने बेच दिया या बेटे के नाम होना है या बेटी के नाम होना है
उनको भी रोक दिया गया है, तो उसके कारण लोग बहुत परेशान हैं। तो मैं समझता हूँ बोर्ड गठित हो रहा है, कल शपथ ग्रहण हो जाएगा तो बोर्ड अपने अस्तित्व में आ जाएगा। उसके बाद जो बोर्ड की बैठक होगी तो हमारा प्रयास होगा, मैं माननीय मेयर से बात करूंगा कि पहली मीटिंग में इसको क्लियर कर दें, और कम से कम जब मलिन बस्तियों को बचाने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको बिजली कनेक्शन, पानी के कनेक्शन पर रोक नहीं लगानी चाहिए, और ये इससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ पहली बोर्ड बैठक में ये क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद इसका रास्ता भी आसान हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर है। भूकंप आने से पहले आपदा प्रबंधन विभाग अब अलर्ट सिस्टम तैयार कर रहा है। इसके लिए सभी को भूदेव ऐप डाउनलोड करना होगा। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि राज्य की संवेदनशीलता को देखते हुए विभाग द्वारा अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया गया है। यह सिस्टम IIT रुड़की के सहयोग से तैयार किया गया है। ऐप आपको तभी अलर्ट करेगी जब 5 तीव्रता से ज्यादा का भूकंप आएगा। सचिव आपदा ने यह भी बताया है कि इस अलर्ट सिस्टम से लोगों को 18 सेकंड तक का समय मिलेगा और जीवन बचाने के लिए 18 सेकंड बहुत होते हैं, और इस भूदेव ऐप को डाउनलोड करने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। आप जानते हैं कि उत्तराखंड जो है भूकंप की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील राज्य है। हम जोन 4 और जोन 5 की श्रेणी में आते हैं भूकंप की दृष्टि से, संवेदनशीलता की दृष्टि से। ऐसे में बहुत अधिक अलर्ट रहने की आवश्यकता है। छोटे छोटे भूकंप आने से, अभी हमने वाडिया से रिपोर्ट रिक्वेस्ट किया था, उनकी रिपोर्ट आई है। उनका भी कहना है कि छोटे छोटे भूकंप से बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि हम ऐसे संवेदनशील राज्य हैं कि हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा भूकंप के लिए, और इसके लिए उत्तराखंड एक अग्रणी राज्य है जिसने अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है। हमने भूदेव ऐप डेवलप किया है IIT रुड़की के सहयोग से। उसमें जब भी कभी 5 या उससे अधिक रिक्टर स्केल पे तीव्रता का भूकंप आएगा तो जिसके पास भी वह इंस्टॉल रहेगा उसको तत्काल एक अजीब सी एक आवाज़ आएगी। आप अपना आवाज़ ट्यून इस तरह सेट किए रहेंगे, वो आवाज़ को पहचान जाएंगे कि ये आवाज़ वही आवाज़ है, और आप अलर्ट हो जाएंगे। उसमें दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। कम दूरी, अगर जो उसका भूकंप की तीव्रता का केंद्र है, अगर वो कम दूरी पे है तो आपको समय कम मिलेगा, अगर दूरी थोड़ा ज़्यादा है तो समय ज़्यादा मिलेगा। हमें 2 सेकंड 3 सेकंड से लेकर 18 सेकंड तक का समय मिलता है, और 18 सेकंड जीवन बचाने के लिए बहुत होता है। आप जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, आप मेज के नीचे आ जाएं, कहीं पिलर है वहाँ खड़े हो जाएं, बाहर निकल जाएं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसमें बता रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने बैठक भी रिक्वेस्ट किया है चीफ सेक्रेटरी मैडम से। आज बैठक भी हमारी है, और इसके बाद हम एक अभियान चला रहे हैं भूदेव ऐप को डाउनलोड कराने के लिए। तो जिनके पास भी भूदेव ऐप होगा वो बहुत सारा चांसेस है कि वो अपने आप को बचा सकेंगे भूकंप से खतरे से। कब तक की भूदेव ऐप तो बनकर तैयार हो जाएगी? भूदेव ऐप बनकर तैयार है हमारा। थोड़ा सा इशू गूगल के लेवल पे आया है, थोड़ा सा वो अपडेट करने में दिक्कत आ रही है। अभी जो जिनके पुराने मॉडल के फ़ोन है उसमें तो इंस्टॉल हो रहा है, नए वाले में नहीं हो रहा है। गूगल से हमारी टीम की बात चल रही है और बहुत जल्दी हम उसको रेडी कर लेंगे, और उसके बाद हम एक अभियान के रूप में शुरू कराएंगे। हमारा प्रयास होगा कि राज्य में अधिकांश लोगों के पास भूदेव ऐप डाउनलोड रहे, और वो काम करता है कि हमारे बहुत सारे सेंसर लगाए गए हैं पूरे राज्य में, और सेंसर जहाँ जहाँ फॉल्ट लाइन गुजरती है, जहाँ जहाँ भूकंप की संभावना है वहाँ सेंसर लगे हैं। जब भी कोई हलचल होती है तो भूकंप में 2 तरह की रेज निकलती हैं। जब कोई भूकंप आता है, एक प्राइमरी रेज होती हैं, एक सेकेंडरी रेज होती हैं। जो प्राइमरी रेज होती हैं उसकी गति बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे भूकंप मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आए, यहाँ पे भूकंप आया, और यहाँ से यहाँ आने में दूसरी जो प्राइमरी वेव है उसको मान लीजिए 10 सेकंड लगे, तो 10 सेकंड में हमको आभास हो जाएगा यहाँ कि आ गई, हमारा सायरन बज जाएगा, हम अलर्ट हो जाएंगे। दूसरी वेव जो विध्वंसकारी होती है, जो नुकसानदायक होती है, वो थोड़ा स्पीड कम होती है उसकी, वो पहुँची मान लीजिए 20 सेकंड में पहुँची। तो 10 सेकंड का पूरा मार्जिन आपके पास है, उस 10 सेकंड में अपने आप को बचा सकते हैं। हम जहाँ भी हैं सेव कर सकते हैं। सब तो सेव नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम लोग सेव हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ा ऊंची मंजिल पे ऊंची बिल्डिंग में है वो तो नहीं कर सकता, लेकिन मैक्सिमम लोग जो बाकी जगह हैं वो अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो जंगलों में लगने वाली आग को लेकर उत्तराखंड वन विभाग इस बार पूरी तरह से तैयार है। इस वर्ष तकनीक का इस्तेमाल करते हुए प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रदेश में वन अग्नि की घटनाएं कम से कम हों। प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन के मुताबिक नए डिजाइन किए गए ऐप का विभागीय कर्मचारी व अधिकारियों ने इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यह अभी एडवांस टेस्टिंग स्टेज पर है। तो कई विशेष तैयारियां हम लोगों ने की है, और हम पहले के मुकाबले कहीं बेहतर प्रिपेयर्ड हैं वन अग्नि से डील करने के लिए।
एक तो जो बहुत महत्वपूर्ण हमने काम किया है इस बार, वो इस बार हमने ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा मैनेजमेंट वनाग्नि का हम करने जा रहे हैं। ऐप ऑलरेडी हमारा एडवांस टेस्टिंग स्टेज में है। पूरे हमारे करीब 5,500 वनकर्मी ऑलरेडी इसको यूज करना शुरू कर दिए हैं, ताकि जो भी छोटी मोटी इसमें दिक्कतें या ट्रेनिंग वगैरह हैं वो सब हम रिजॉल्व कर लें, और वो करते जा रहे हैं। और साथ साथ इसका इस्तेमाल भी हो रहा है बीटा वर्जन का। तो और साथ ही हमने एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी यहाँ एस्टेब्लिश कर दिया है, जिसमें लगातार एक GIS डोमेन में हमारी फायर का मैनेजमेंट हो। आगे बढ़ेंगे। देहरादून जनपद में पंजीकृत हजारों वाहन स्वामियों पर संभागीय परिवहन विभाग का करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया है, जिसकी वसूली के लिए परिवहन विभाग काफी गंभीर नजर आ रहा है। इसके लिए संभागीय परिवहन अधिकारी ने सभी बकायेदारों को नोटिस जारी किया। नोटिस के बाद इनके विरुद्ध विभाग की तरफ से अग्रिम कार्रवाई के मूड में है। वर्तमान में विभाग राजस्व वसूली को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहा है। विभाग ने वाहन स्वामियों को सख्त चेतावनी दी है कि वह बकाया जमा नहीं करते तो विभाग वसूली के लिए वैधानिक कार्रवाई करेगा। परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि 63 करोड़ देहरादून का बकाया था, जो अब 58 करोड़ रह गया है। कुछ लोगों को नोटिस के बाद कुछ वाहन स्वामियों ने बकाया जमा भी किया है। इसके अलावा भी सभी बकायेदारों को नोटिस भेजे गए हैं। देखिए, जो अगर मैं संभाग की बात करूं तो हमारे जितने भी 7 ऑफिस हैं संभाग में, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो या हरिद्वार या देहरादून के, सभी ऑफिस ने बकाये को वसूल करने के लिए विशेष कार्रवाई करी है, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा न सिर्फ नोटिस प्रेषित किए गए हैं, साथ में RC काटी गई है। और इसके अलावा जो इन्फोर्समेंट है, सघन इन्फोर्समेंट हम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फोन के थ्रू ही अपने जो चालान है उसके थ्रू हम गाड़ियों का नंबर चेक करते हैं। अगर किसी भी गाड़ी का बकाया आता है तो उसको तुरंत सीज की कार्रवाई या चालान की कार्रवाई की जाती है। अगर देहरादून का मैं एग्जांपल दूं तो इस वर्ष के शुरुआत में यानी 1 अप्रैल को हमारा बकाया 63 करोड़ के आसपास था, सिर्फ देहरादून ऑफिस का, जिसको कि अच्छा कार्य करने से या ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी करने से अब जो हमारा ऑफिशियल बकाया है वो 58 करोड़ रह गया है, जो कि ना सिर्फ हमने पुराने बकाये की वसूली करी है बल्कि नए बकाये को होने से भी। इधर विकासनगर के एनफील्ड लोन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें धीरज बॉबी नौटियाल ने नगर पालिका के अध्यक्ष पद की शपथ ली। इसके साथ ही 11 वार्डों के सभासदों ने भी शपथ ग्रहण किया। इस मौके पर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात और क्षेत्र के कई लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर धीरज बॉबी नौटियाल ने कहा कि वह क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। विकासनगर की जनता ने मेरे ऊपर बहुत भरोसा जताया है, और जो प्राथमिकता की बात है, यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था बहुत खराब है, इसको अच्छा करेंगे। यहाँ पर जो आपकी पानी की और पथ प्रकाश की व्यवस्था जो खराब है उसको और अच्छा करेंगे। रेडी ठेली वालों के लिए छोटे वेडिंग जोन बना के पक्के फड़ बनवा के इनको भी स्थापित करेंगे। जैसे कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, सरकार भाजपा की है, तो ऐसे में क्या चैलेंज आप मानते हैं? देखिए, चैलेंज मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं पहले भी जिला पंचायत का मेंबर रहा हूँ, मेरी वाइफ सभासद रही है, तो छोटे राजनीतिक पदों पर रह के मुझे अनुभव है। निश्चित रूप से मैं इस कार्य को करूंगा और सरकार भी अच्छे काम के लिए सहयोग करती है। आज पूरे प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव संपन्न होने के बाद शपथ ग्रहण का दिवस है और पूरे प्रदेश के अंदर नगर निकायों में शपथ ग्रहण हो रही है। आज विकासनगर नगर पालिका का शपथ ग्रहण समारोह था, मुझे भी शिरकत करने का अवसर मिला है। मैं नवनिर्वाचित बोर्ड से ये अपेक्षा करता हूँ कि जिस तन्मयता के साथ विकासनगर के लोगों ने उनमें विश्वास व्यक्त किया है उसको वो पूरा करने का काम करे। मैं विकासनगर की महान जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से बोर्ड को निर्वाचित करने में अपना अहम योगदान दिया है और जिन अपेक्षाओं के साथ उन्होंने बोर्ड को अपना योगदान दिया है, वो निश्चित रूप से बोर्ड का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, उसको पूरा करने का काम करता है। मैं विकासनगर की जनता को उनकी नई सरकार के लिए बधाई देता हूँ और इस सरकार में जो लोग चुने गए हैं अध्यक्ष और सभासद पदों पे, उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अपनी अपेक्षाएं मैंने अपने उद्बोधन में व्यक्त कर दी, उन्हें मैं रिपीट नहीं करूँगा। कहा भी है, करता भी रहता हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ, केवल कहा ही थोड़ा ना है। जब से विधायक हूँ तब से यही सब तो काम कर रहा हूँ और मेरे क्षेत्र में एक कोई व्यक्ति ढूंढ करके लाएं जो ये कहें कि जनहित के काम में हम उनके पास गए हों और उन्होंने राजनीतिक कारणों से उस काम को ठुकरा दिया हो।
मैं तो हर रोज सुबह शाम दिन में 2-2 बार इस बात को कहता हूँ, विधायक सबका हूँ, जो अच्छा काम करेंगे उनके साथ मेरा सहयोग मिलेगा, जो अपने पोजीशन का दुरुपयोग करेंगे। देहरादून की रायपुर थाना पुलिस ने एक वेब पोर्टल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल ने आरोप लगाया है कि वेब पोर्टल संचालक ने 38वें राष्ट्रीय नेशनल गेम्स में सभी मैचों में फिक्सिंग की भ्रामक खबर लगाते हुए खिलाड़ियों के मन में गेम को लेकर हीन भावना पैदा की। साथ ही 38वें नेशनल गेम्स के लोगों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फोटो लगाकर भ्रामक खबर प्रकाशित की, जिसमें सरकार की छवि खराब हुई। वेब पोर्टल संचालक ने अपनी खबर में ऐसा दर्शाया जैसे नेशनल गेम्स के सभी प्रतियोगिताओं पर मैच फिक्सिंग हुई है, जबकि यह आरोप सिर्फ एक गेम ताइक्वांडो में लगे और इस पर कार्रवाई भी हुई। एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी दी है कि शिकायत मिलने पर वेब पोर्टल संचालक के खिलाफ देहरादून के रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया है। रायपुर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कल देर रात्रि श्री राजेश मंगई जी हैं, जो प्रधानाचार्य हैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के, उनके द्वारा थाने पे एक तहरीर दी गई कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो राष्ट्रीय गेम चल रहे हैं उसमें जो है भ्रामक खबर लगाकर उसमें पैसे लेकर मेडल देने की बात कही गई, जिससे जिस तरह के जो खिलाड़ी पूरे देश भर से आए उनके भी मनोबल पर प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ इसमें स्पोर्ट्स विभाग की छवि और सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। इसको लेकर फेक न्यूज़ को प्रसारित किया गया है एक पोर्टल के माध्यम से। उनकी तहरीर के आधार पर थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संबंधित जो पोर्टल संचालक है उनके बारे में डिटेल निकाल ली गई, उनको भी पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया, थाने पर बुलाया गया। साक्ष्यों के आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, डेफिनेटली इसमें देखा गया कि बहुत सारी ऐसी खबरें प्रसारित होती हैं जिसमें जो पोर्टल जो है रजिस्टर्ड नहीं है या सूचना विभाग के उनको जानकारी नहीं रहती उसमें। तो इस संबंध में भी जैसा भी जानकारी मिली कि कुछ कानून वगैरह बनाए ऐसे जाएंगे, ऐसा कुछ रेगुलेशन बनाया जाएगा, तो जिससे इस तरह के जो खबरों को प्रसारित करते हैं पोर्टल के माध्यम से उनकी वेरिफिकेशन भी हो पाए, वो लोग कौन जेन्युइन लोग हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग फेक आईडी के माध्यम से कोई। आगे बढ़ते हैं। हरबटपुर के हरिपुर गांव स्थित पशु चिकित्सालय पर कुछ लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। लोगों का आरोप था कि वह अपनी जानवर इलाज के लिए पशु चिकित्सालय लाते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद एक 4th क्लास कर्मचारी खुद को डॉक्टर बताता है और पशुओं को इंजेक्शन लगाता है, जिससे पशु की 1 घंटे के अंदर मौत हो जाती है। लोगों ने आरोप लगाया है कि एक राजनीतिक व्यक्ति का भी संरक्षण इस कर्मचारी को प्राप्त है। पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा बताया गया उस कर्मचारी को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है और 1-2 दिन में वह कर्मचारी इस चिकित्सालय से चला जाएगा। लोगों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं, सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति जहां भी जाएगा वहां पर पशुओं की जान को खतरा बना रहेगा। देखिए सर, यहाँ पर तो नहीं मरा जानवर, और मैं मानता हूँ कि इंजेक्शन लगा के घर पे जाके मरा तो उस इंजेक्शन से नहीं मरा है। दूसरी बात, जिस टाइम पे वो इंजेक्शन लगा उस टाइम पे मैं फील्ड में कहीं टैगिंग करने गया था और किसी गाय का इंश्योरेंस वगैरह देखने गया था। तो मेरे आने के बाद शाम को फिर मैं दोबारा 3 बजे बाद फिर फील्ड में चले गया। फिर मैं जब 6 बजे आता हूँ तो यहाँ पर इन लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। फिर जिससे वो मेरे फार्मेसिस्ट नहीं थे, इनके एडवाइस में उसने सिपाटैक्सिन 500 mg और CPM एक इन लोगों को PM करवाना चाहता, उसका मैंने कंप्लेंट करी। मेरे पे आज भी मेल्स पड़ी हुई है, बिना प्रूफ के मैं बात नहीं करती। तो मैम डॉक्टर कहाँ चले जाते हैं यहाँ से? डॉक्टर पता नहीं इनके कहाँ घूमने चले जाते हैं। वो जो आर के नौटियाल है वो सारा दिन सड़कों पे घूमता है, उसको सरकार किस बात की तनख्वाह देती है? सड़कों पे घूमने की तनख्वाह देती है। और यहाँ से डॉक्टर गायब होते हैं, डॉक्टर का पता ही नहीं होता गायब। मेरी 2 बिल्लियाँ मर गई इनके इंजेक्शन पुट ऑन करने पे। मैडम ऐसा क्या इंजेक्शन लगा दिया जो आपकी बिल्लियाँ मर गई? हमें क्या पता है, हम तो इनके पास आते हैं ना भाई। डॉक्टर भगवान है, डॉक्टर हमारे जानवरों को देखेंगे। अब ये बोल रहे जी हमें माफी चाहिए, ठीक है, आप हमारे जानवर की जिंदगी हमें दे दो, हम आपका ये केस वापस ले लेते हैं, हमें तो मतलब ही नहीं है। आप हमारे जानवरों की जिंदगी दे दो। ये जो आंदोलन चल रहा है 365 आंदोलन जी हमारा पूरे साल का चलता है, ये है वॉइस टू बी वॉइसलेस, हम उनकी आवाज बन। इधर हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में हरियाणा और ओडिशा के फाइनल मैच में आखिरी समय तक दर्शकों की सांसें थमी रही, क्योंकि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ पूरा होने तक ना तो हरियाणा कोई गोल कर पाई और ना ही ओडिशा कोई गोल कर पाई। मामला 0 और 0 से बराबर का रहा, जिसके बाद रेफरी ने पेनल्टी शूट आउट का डिसीजन लिया। पेनल्टी शूट आउट में ओडिशा ने अपना पहला गोल मिस कर दिया, जबकि हरियाणा ने पहला गोल कर दिया।
इसके बाद उड़ीसा ने दूसरे मौके पर अपना पहला गोल किया, जिसके बाद हरियाणा ने दूसरा गोल किया। इसके बाद फिर उड़ीसा की बारी आई तो फिर से उड़ीसा गोल करने से चूक गई और फिर हरियाणा को मौका मिला तो हरियाणा ने आखिरकार 4-2 से यह मुकाबला जीतकर गोल्ड अपने नाम किया और इसके साथ ही हरियाणा ने इतिहास रच दिया। 3 बार की चैंपियन उड़ीसा पेनल्टी शूटआउट में मैच हार गई। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हमारी टीम ने बहुत एफर्ट लगाया है, बहुत अच्छा खेला है, तो हम बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे गोल्ड मेडल का, तो फाइनली वो गोल्ड मेडल आ गया हमारे हाथ में। तो किस तरह की तैयारियां थी, कोचेस ने आपको क्या कहा था ड्रेसिंग रूम में? बस यही था कि हमें जीतना है बस, और कुछ नहीं चाहिए, हमें गोल्ड चाहिए बस। सब तरह से देखते हैं इस गोल्ड। मैं अपनी पूरी टीम को और कोचेस को श्रेय देती हूँ। अपनी टीम का यही मकसद था कि हम गोल्ड लेके जाएंगे और जैसे हम यहाँ से आए हैं तो हम अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे और गोल्ड लेके अच्छा खेल के जाएंगे। और पूरे मैच के लिए आपकी? हमारी पूरे मैच की पूरी टीम की तैयारी थी कि हम एक यूनिटी में खेलेंगे और सब एक दूसरे का सपोर्ट करके खेलेंगे और हमें लास्ट तक फुल एफर्ट लगाएंगे अपने। नर्वस थे जब पेनल्टी शूटआउट? नर्वस नहीं था, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ हमें फर्स्ट टाइम गोल लेके जाना है, हम इतनी मेहनत से यहाँ तक आए हैं तो हमें गोल लेके ही वापस घर जाना है। अगली तैयारी क्या होगी अब? खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।